नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड की हवाई सेवाओं को लेकर बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच आज वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन 7 अक्टूबर को होगा। सिंधिया ने कहा कि जॉलीग्रांट से देश के दूसरे शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही ये भी बताया कि उसी दिन पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच हेलीकॉप्टर उड़ान का भी फ्लैग ऑफ होगा। इसके अलावा सिंधिया ने बताया कि देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच भी हेली सेवा जल्द शुरू होगी। उत्तराखंड में 13 जगहों पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे और इनमें से 11 हेलीपोर्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। सीएम धामी और सिंधिया के बीच वर्चुअल मीटिंग में यह सब कुछ तय किया गया। उधर देहरादून में वाणिज्य उत्सव का आयोजन हो रहा है। वाणिज्य उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी का बयान भी आया इस दौरान कि अगली कैबिनेट में ला सकते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी। जी हां, राज्य में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में ताकि दिक्कत ना आए, इसके लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। जो है जो उत्तराखंड में रोडों की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी, उस पर जोर दिया है। उसको हम लोग और बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे, जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट और बढ़े। उससे जो कि पहले से भी अच्छा है और अच्छा हो जाए। जो हमारे यहाँ के प्रमुख उत्पाद हैं वो अधिक लोगों के उसमें आए, उसके लिए हम एक अच्छा बाजार भी लोगों को उपलब्ध करा पाएँ, उसके लिए भी काम करेंगे। साथ में हम 24 तारीख की कैबिनेट में अभी हमारा संभव है कि हम एक्सपोर्ट पॉलिसी भी लेकर आएँ। और 2022 की चुनावी तैयारी में उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मोर्चा संभालेंगे और अक्टूबर से राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। – 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अक्टूबर में उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे तय किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आने का प्रोग्राम है, वहीं 16-17 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून और हरिद्वार दौरे की तैयारी है। वहीं अक्टूबर में ही केदारनाथ दौरे के साथ पीएम के चुनावी दौरे की भी चर्चा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी के दौरे अगले 2-3 महीनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर होने हैं। और बहुत जल्दी, यानी कि अगले महीने से ही अपने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका समय हमें मिलेगा और उनके दौरे उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ होंगे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के दौरे में सबसे अहम गृह मंत्री अमित शाह का दौरा माना जा रहा है, जो हरिद्वार में संतों से मुलाकात के साथ चुनावी मूड भी भाप कर जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और 2017 जैसी बात इस बार नहीं होने वाली। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनके नेता आएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। बार बार जो है काठ की हांडी नहीं चढ़ने वाली। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता 2022 चुनाव से पहले जीत का मंत्र देने उत्तराखंड आने वाले हैं और बीजेपी नेताओं को यकीन है कि राष्ट्रीय नेताओं की रैली, जनसभा और मौजूदगी 2022 से पहले माहौल बनाने में मददगार होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इधर आज हल्द्वानी में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें महिला मोर्चा के सभी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कार्य समिति में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने 2022 में 50% टिकट महिलाओं को दिए जाने की मांग की। साथ ही दावा किया कि घर घर से महिलाओं का पूरा समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। इधर पंजाब में सियासी बवाल थामने के बाद, अहम रोल निभाने के बाद प्रभारी हरीश रावत उत्तराखंड लौट आए हैं। लेकिन लगता है कि नया सीएम बनाने के बाद हरीश रावत का मूड बदल गया है। हरीश रावत से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो पंजाब से फ्री होकर पूरा ध्यान अब उत्तराखंड पर लगाना चाहते हैं, इस पर हरीश रावत ने कहा कि बार बार बात दोहराना पंजाब के लोगों के प्यार और स्नेह से अन्याय होगा। लेकिन ये बात सही है कि जब ज्यादा फोकस उत्तराखंड पर अब रहने वाला है। आपको बता दें, इससे पहले हरीश रावत ने कहा था कि वो उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए पंजाब से फ्री होने की बात हाईकमान से कहेंगे। समझता हूँ पंजाब के लोगों के प्यार और उनका जो मेरे प्रति स्नेह है उसके साथ अन्याय होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं चुनावी आवश्यकता को देखते हुए
उत्तराखंड पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 की हार की समीक्षा होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए। किशोर उपाध्याय ने कहा कि इस हार का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा गया, जबकि एनालिसिस हुआ ही नहीं। मैं सीधा बोलने वाला हूं, तो मुझे ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। किशोर ने यह भी कहा कि मैं उस हार का जिम्मेदार नहीं था और इसलिए 2022 से पहले 2017 की समीक्षा होनी चाहिए। 2017 में हम क्यों हारे, उसका मेरे विचार से अभी तक भी सही तरीके से उसकी विवेचना नहीं की गई, एनालिसिस नहीं किया गया। और अब जब 2022 का चुनाव सामने है तो मेरे विचार से उसकी विवेचना होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने, क्योंकि मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, सीधा चलता हूँ, षड्यंत्र करके वो सारा का सारा हार का ठीकरा मेरे सिर के ऊपर फोड़ दिया। और इधर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अनिल बलूनी चमोली जिले के गैरसैंण और कर्णप्रयाग ब्लॉक में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर बात कर रहे थे। अनिल बलूनी ने बताया कि कनेक्टिविटी नहीं होने से इन दुर्गम इलाकों में लोगों को परेशानी होती है, ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित होती है। बलूनी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द से जल्द इन 14 जगहों पर संचार सुविधा बहाल करने और समस्याओं को सुलझाने का निर्देश दिया। BSNL के साथ ही निजी ऑपरेटर्स को भी इसके लिए कहा जाएगा। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर सोनप्रयाग त्रिजुगनी नारायण सड़क पर मजदूरों से भरा बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। गाड़ी में 10 लोग सवार थे उस वक्त। हादसे में सभी घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भयंकर एक्सीडेंट जिसमें 10 लोग जख्मी हुए हैं। ये सभी 10 मजदूर हैं जो कि इस बोलेरो में सवार थे हादसे के वक्त। राज्य के बिजली कर्मचारी मंगलवार से 3 दिनों के लिए टूल एंड पेन डाउन करने वाले हैं, जिसके चलते बिजली के तीनों निगमों के कर्मचारी 23 सितंबर तक किसी भी बिजली फॉल्ट, बिजली बिलिंग से लेकर कोई काम नहीं करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि 27 जुलाई को सरकार के साथ एक समझौता हुआ था और उसके मुताबिक उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज होगा। 6 अक्टूबर से ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। मोर्चे का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, जिसके तहत पहले पूरे प्रदेश भर में मंगलवार को, शनिवार को गेट मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। लगातार ये कार्यक्रम सफल हुए हैं और इसी के तहत आज 21, 22 और 23 को पेन डाउन और टूल डाउन के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। तीनों निगमों में आयोजित किए जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए। सरकार के आदेश के बाद कोरोना महामारी की वजह से 555 दिन तक स्कूल लगातार बंद रहे। प्राथमिक स्कूल अब खुले हैं। भले ही स्कूलों में छात्रों की संख्या कम रही, लेकिन छात्रों में उत्साह खूब दिखा। सरकार ने साफ किया कि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत में स्कूल खोलने से पहले सैनिटाइजेशन किया गया। इधर भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ में शुरू हो गया। 14 दिन तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 650 जवान शिरकत कर रहे हैं। कोरोना संकट के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला सैन्य अभ्यास है। भारत और नेपाल के बीच साल 2006 में सूर्य किरण अभियान के तहत सैन्य अभ्यास का आगाज हुआ था। बीते साल कोरोना के कारण सैन्य अभ्यास नहीं हो पाया था, लेकिन कोरोना से हालात काबू में आने के बाद सूर्य किरण अभियान फिर शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ में 6 गढ़वाल रेजिमेंट के मैदान में संयुक्त सैन्य अभ्यास का शानदार आगाज किया गया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने सैन्य अभ्यास को हरी झंडी दिखाई। लेवल पे काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्योंकि हम दोनों के देशों के अंदर पहाड़ी इलाका होने की वजह से काफी डिजास्टर होते हैं। और दूसरा हमारा जो माउंटेन और जंगल वॉरफेयर
और मेडिकल इवैक्यूएशन, इन सब चीजों के ऊपर जो है हम आपस में अपने तालमेल के साथ एक्सरसाइज करेंगे। सूर्यकिरण अभियान के तहत भारत और नेपाल के बीच बारी बारी से सैन्य अभ्यास होता है। दोनों मुल्कों के बीच अब तक 14 सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। 15वें सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवान आतंकवाद और आपदा से लड़ने के गुर तो साझा करेंगे, साथ ही साथ युद्ध की आधुनिक तकनीक भी एक दूसरे से सीखेंगे। यही नहीं, सैन्य हथियारों के बारे में भी दोनों देशों के सैनिक अपनी जानकारियां शेयर करेंगे। भारतीय सेना का कहना है कि इस तरह के सैन्य अभ्यास से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। हमारे दोनों देशों के जो चीफ हैं वो एक दूसरे के देश के अंदर ऑनरी गवर्नर है आर्मी के। ये मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया के अंदर ये अलग तरह का मिसाल है जो किसी देश में नहीं है। पहाड़ी इलाके में होने वाला सैन्य अभ्यास दोनों देशों के जवानों के लिए काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। 14 दिनों तक चलने वाली इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवानों को काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसका सीधा फायदा दोनों मुल्कों के सुरक्षा तंत्र को भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य में चल रही एलटी शिक्षकों की भर्ती के कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को नोटिस जारी किया। 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया। कोर्ट ने पूछा कि क्यों भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव किया गया। आपको बता दें, आर्ट्स में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 13 दिसंबर 2020 को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें आयोग द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किया गया, जो कि इलीगल था, और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार और आयोग को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है और उसी दौरान के लिए इन पूरी भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। अब तक करीब 6000 श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ पहुंचे। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से कई श्रद्धालुओं को लौट जाना पड़ा बैरंगी। बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे लोगों को पुलिस वापस भेज रही है। साथ ही कई लोगों का फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पकड़ा गया है और इन लोगों को भी वापस भेज दिया गया, जिन पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। हमने अपने सभी चेक पोस्ट पर जो लिस्ट है जो देवस्थानम बोर्ड की साइट से मिली है वो भी उनको प्रोवाइड कर दी है, ताकि क्रॉस चेक हो जाए। यदि कोई बोल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन है और कोई वो दिखाता है तो वो कहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन ना दिखा रहा हो, और वो क्रॉस चेक कर लिया जा रहा है कि वाकई में वो पंजीकृत है। इधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक ने सवाल खड़े किए। मदन कौशिक ने नरेंद्र गिरी को महान संत बताते हुए उनकी मौत की जांच की मांग की। कौशिक नरेंद्र गिरी को मौत को हिंदू धर्म के लिए गहरा धक्का करार दिया। उन्होंने ये जो जिस प्रकार संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से इसमें निष्पक्ष जांच होकर और जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद साधु संतों में संपत्तियों की जंग को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार स्थित मातृ सदन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद का कहना है कि सरकार को अखाड़ों आश्रमों की संपत्ति का ब्यौरा लेकर जांच करानी चाहिए। अखाड़ों से जुड़े साधु संतों के नाम पर कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हिसाजी तो आया कि 25 साल में 25 साधु की जंग सी बातें हुई हैं, तो उसका एकमात्र समाधान है जो समस्त अखाड़े और आश्रम की संपत्ति को यदि कोई अर्जन जो अपने अर्जन किए हों कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को यदि परंपरा से प्राप्त हुई है तो उसका थोड़ा सा भी पोर्शन वो बेचे नहीं। उधर पिथौरागढ़ के बजेटी में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। 2 दिन पहले इसी गुलदार ने 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने यहां पिंजरा लगाया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग को धन्यवाद भी कहा, लेकिन इस इलाके में कुछ और गुलदार भी सक्रिय हैं।
और पिथौरागढ़ में बढ़ते गुलदार के हमलों से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीएफओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते 1 साल में 13 लोगों को गुलदार ने अपना शिकार बनाया, इन लोगों की जान ली, लेकिन वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा। कांग्रेस ने डीएफओ की भूमिका की जांच की मांग की है। भ्रष्टाचारी डीएफओ शर्म करो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।